क्लास में मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर हम अपने अध्याय लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने लोकतंत्र पर अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की चर्चाओं को सुना और उन चर्चाओं में विचारों को खुलकर व्यक्त करते हुए हमने देखा कि बच्चे किस तरह से अपने अपने विचार लोकतंत्र के संदर्भ में एक दूसरे से शेयर कर रहे थे और आपस में उन्होंने बताया कि एक अच्छे लोकतंत्र में मजबूत नेता का होना किसी आदर्श तानाशाही की तरह दिखाई देता है। यानी कि हमने लोकतंत्र और तानाशाही के बीच तुलना भी की थी। फिर हमने आगे बढ़ते हुए ये देखा कि लोकतंत्र के अंदर ही विद्यार्थियों को केवल इतनी स्वतंत्रता मिलती है कि वे अपने विचारों को इस प्रकार से खुलकर व्यक्त कर सकें और इस बात से सभी विद्यार्थी सहमत हो जाते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है ये कि अगर लोकतंत्र ना होता तो हमें इतना खुलकर राजनीतिक चर्चा करने का अवसर उपलब्ध नहीं हो सकता था। आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर आज हम लोकतंत्र के कुछ विपक्ष में तर्क देखेंगे। जैसा कि कल भी हमारी एक बहन जैनी ने बताया था कि अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार ये सब लोकतंत्र में पाए जाते हैं। तो आज हम वास्तविक स्थितियों का पता करते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में कुछ कमियां भी मौजूद हैं जो कि इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बनने से रोकती हैं। तो आइए चर्चा करते हैं लोकतंत्र के विपक्ष में कुछ तर्कों की। तो सबसे पहले यदि चर्चा की जाए तो जैसा कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को पढ़ा तो हमने ये जाना कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो बनती है सरकार वह लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। इसकी कुछ आवश्यक शर्तें जब हमने पढ़ी तो हमें पता चला कि अवसर विकल्प सबको समान मिलने चाहिए। विकल्प होंगे तो निश्चित रूप से बहुदल होंगे, बहुत सारे, और इस प्रकार से जब बहुत सारे दलों के बीच चुनावी मुकाबला होता है तो स्पष्ट बहुमत मिलता है अथवा नहीं, यह कभी भी तय नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वहाँ राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। यदि सरकार एक दल की बन भी जाए तो विपक्ष उसमें इतनी कमियां निकालता है कि सरकार अपना कार्य लंबे समय तक नियमित नहीं कर पाती और बहुत बार कई प्रकार के अन्य कारणों से भी सरकार समय से पहले गिर जाती है या सरकार के गिरने का खतरा हर समय मंडराता रहता है। तो यदि आपको उदाहरण देके बता रही हूँ कि आपको हमेशा ये भय बना रहे कि पता नहीं आपको कब यहाँ से निकाल दिया जाएगा स्कूल से, तो क्या आपका मन पढ़ाई में लगेगा? नहीं। आपको जब तक यह सिक्योरिटी नहीं मिलेगी कि हाँ आप इस स्कूल में लगभग आपकी पढ़ाई पूरी करने तक लगातार पढ़ सकते हैं और आपको सारी सुविधाएं प्रॉपरली मिलती रहे, तो आप फ्री माइंड होकर के आराम से अपनी स्टडी पर फोकस करते हैं। और यह फोकस आपके पास कब मिलता है आपको? तब जब आप बेफिक्र होते हैं अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर के। ठीक ऐसी ही स्थिति सरकारों के साथ होती है कि जब उनका अस्तित्व खतरे में पड़ा रहता है तो वे खुलकर काम नहीं कर पाती हैं, खुलकर निर्णय नहीं ले पाती हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो वे सरकार गिर जाने के भय के कारण नहीं ले पाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। 1998 में जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय हमारे यहाँ सरकार थी और जो कि एक गठबंधन की सरकार थी। हालांकि परमाणु परीक्षण का फैसला भारत की सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख करके अगर हम सोचें तो बहुत सकारात्मक फैसला था। विश्व मंच पर भारत की एक इमेज जो थी वह सशक्त देश की बन रही थी, लेकिन इस परमाणु परीक्षण के कारण से भारत के अंदर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ थे जिनके भाव बहुत बढ़ गए थे और विश्व का दबाव भी भारत पर बना हुआ था और इस दबाव के चलते कई प्रकार के आयात भी बंद हो गए थे। तो इन कारणों से कुछ ऐसे सामाजिक परिस्थितियां पैदा हुई कि महंगाई की जो दर थी वह लगातार बढ़ने लगी और जनता
उस समय की सरकार से रुष्ट हो गई और उन्होंने गठबंधन को समाप्त कर दिया। सरकार समय से पूर्व ही गिर गई, 13 महीने में ये सरकार गिर गई थी। तो इस प्रकार से एक ऐसा फैसला जो देश हित में था, ज़रूरी था, उसने भी सरकार को गिरा दिया। तो यही अस्थिरता लोकतंत्र में बनी रहती है सत्ता पक्ष के लिए, और इस दबाव के कारण कई बार कार्य जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाते हैं। एक और बात करें तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा रहती है अपने दल को जिताने की, और इस प्रतिस्पर्धा के चलते लोग नैतिकता को गौण कर देते हैं और किसी भी तरीके से अपने दल को जिताने का प्रयास करने लगते हैं। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में नैतिकता का अभाव भी देखने को मिलता है। या हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में पार्टियां आपस में लड़ने लगती हैं, प्रतिस्पर्धा करने लगती हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयासों में वे नैतिकता का पतन कर देते हैं। आगे चले तो और भी कुछ ऐसे कारण हैं जो लोकतंत्र को एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था बनने से रोकते हैं। देखो, लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब आप जानते हैं ना कि सत्ता का विभाजन, केंद्र, फिर राज्य, फिर जिला, फिर तहसील और फिर ग्राम। इस प्रकार से विकेंद्रीकरण हो गया और कोई भी फैसला लेने के लिए हर वर्ग से उसकी सलाह, उसकी राय ली जाती है। तो इस प्रकार से कई बार ऐसे फैसले होते हैं जिन पर निर्णय लेने के लिए हमें इन सब की राय लेने में इतना अधिक समय लग जाता है कि उस फैसले का फिर औचित्य ही खत्म हो जाता है। यानी कि निर्णय लेने में विलंब लोकतंत्र में देखने को मिलता है। बहुत बार कई ऐसे फैसले होते हैं जो इंस्टेंट लेने होते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के कारण हम इंस्टेंट फैसला नहीं ले पाते हैं, तुरंत निर्णय नहीं ले पाते हैं और इस कारण से कई बार हमें राजनीतिक के साथ साथ विश्व मंच पर भी कई नुकसान झेलने पड़ते हैं। लोकतंत्र में आगे बढ़े तो हमने देखा चुनाव महत्वपूर्ण अंग है लोकतंत्र का। अब चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए लोग इतना अधिक धन का अपव्यय करते हैं कि यह एक खर्चीली प्रणाली बन जाती है। ठीक है ना। आज आप और हम सभी जानते हैं कि सामान्य किसी भी स्तर का चुनाव ले लिया जाए, चुनाव में आमतौर पर हमने बहुत से चुनावों को देखा है। चुनाव में क्या होता है बताओ आप लोग जरा, क्या क्या करते हैं चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी? अपना एक कार्यालय बनाते हैं, कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, टेम्पू में बैनर लगा करके, पैम्पलेट बांट करके। इसके अलावा जगह जगह पर मीटिंग करते हैं और उन मीटिंगों में वे अपने मैनिफेस्टो को रखते हैं, अपने एजेंडे को रखते हैं कि वो क्या क्या कार्य करने वाले हैं यदि वे चुनाव जीत जाएंगे तो। और अगर हम बैक स्टेज की बात करें, ये तो था प्रत्यक्ष दिखने वाला खर्च। बैक स्टेज की बात करें तो वार्ड के चुनाव को ही ले, छोटा सा चुनाव होता है, तो वार्ड के अंदर लोगों को कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। प्रलोभनों के साथ कार्यालयों में अच्छी खासी कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी होती है और रोज़ाना उन पर काफ़ी धन का खर्च किया जाता है। पेट्रोल के नाम पर वाहनों में खूब पैसे का पेट्रोल डलवाया जाता है और लोग इस प्रकार के चुनावी प्रचार प्रसार में पैसा पानी की तरह बहाने लगते हैं। और अब केवल पैसे तक बात सीमित नहीं रहती, कई बार कई योग्य प्रतिनिधि जो चुनाव जीत करके यदि सत्ता में आए और अच्छा कार्य करेंगे, उनके पास धन का अभाव होने के कारण वे ऐसे चुनावों के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते
वे ये सोचते हैं कि यदि हम चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए तो हमारा प्रतिद्वंदी जो भी होगा वो अच्छे पैसे खर्च करेगा और हमारा प्रचार प्रसार जो है वो उसके मुकाबले गौण रह जाएगा, तो और हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो जो सामान्य खर्च हम करेंगे वह हमारे लिए एक बोझ बन जाएगा। अब ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के अंदर चुनावी खर्चीले होते हैं और भ्रष्ट भी होते हैं। बहुत बार हमने सुना होगा कि कई ऐसे वर्ग हैं जो नशे के लत के आदी हैं, उनको पेय पदार्थ दिया जाता है नशीला, ताकि वह सुबह जाकर उसी व्यक्ति के पक्ष में वोट कराएं जिसने उनको रात को पार्टी दी थी। तो इस प्रकार के चुनावी खर्च भी बहुत बार हमने हमारे आसपास के चुनावी माहौल में देखे होंगे। अब इन सब बातों से हमें ये तो पता चलता है कि लोकतंत्र में आज भी कई सारे दोष विद्यमान हैं। तो अब बात करें लोकतंत्र के दोषों की, तो क्या इसके अलावा भी कुछ दोष हैं जो लोकतंत्र में हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र केवल लोगों के खुद फैसला लेकर अपना शासन चलाने की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करता है। यानी कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वह बुनियादी तौर पर केवल इतनी व्यवस्था करती है कि लोग अपने फैसले खुद ले सकते हैं, उनके ऊपर किसी अन्य के फैसले थोपे या लादे नहीं जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सारे फैसले सही हों। कई बार हम और आप भी किसी निर्णय को लेते हैं ये सोचकर कि यह सही होगा, लेकिन हमें उसके गलत परिणाम भुगतने पड़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक विद्यार्थी जो 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक लाकर पास हुआ, उसने सोचा 11वीं में तो मैं आराम करता हूँ, लेकिन 12वीं में मैं जमकर मेहनत करूँगा तो मेरे वापस से बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसने एक वर्ष थोड़ा आलस्य में गुजार दिया। अब 12वीं में बच्चा पढ़ने बैठा और उसे समझने में दिक्कतें आने लगी, क्योंकि 11th भाई साहब ने अच्छे से पढ़ी नहीं थी। अब 11th अच्छे से नहीं पढ़ी थी तो 12वीं फटाफट याद नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत समस्याएं आ रही है। उन्होंने भरसक मेहनत की, लेकिन फिर भी वो अपने ग्राफ को ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पाए। फैसला खुद का था, किसी ने थोपा नहीं था उन पर, लेकिन फिर भी गलत फैसला ले लिया, हो गया नुकसान। इसी प्रकार लोकतंत्र में भी होता है। बहुत सारे फैसले ये सोचकर लिए जाते हैं कि ये सकारात्मक परिणाम देंगे, लेकिन कई बार उनके परिणाम नकारात्मक भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से लोकतंत्र केवल यह व्यवस्था करता है कि व्यक्ति अपने फैसले खुद लें, लेकिन वह यह कभी भी ज़रूरी नहीं बताता कि उसके द्वारा लिया गया हर फैसला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है और गलतियां करता है। आप और हम भी हर फैसला जो लेंगे वो सही होगा, इस बात की गारंटी पहले से नहीं दी जा सकती। हाँ, हम प्रयास ज़रूर करते हैं कि हमारा हर फैसला सही हो। उसे सही सिद्ध करने के लिए हम अपना एड़ी चोटी का जोर भी लगा देते हैं। अब आगे बात करें तो जैसा कि हमारी जेनी ने कहा था कि यहाँ पर बहुत गरीबी है, और गरीबी क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के कारण ही गरीबी है ऐसा नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र ने अन्य कई समस्याओं का समाधान किया है। हालांकि वह गरीबी की समस्या का समाधान करने के लिए अग्रसर नहीं बना। कभी भी लोकतंत्र ने ये नहीं कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना लेंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी, क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी लोकतंत्र को अपनाने वाले देशों में गरीबी है या नहीं है, लेकिन भूखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या हमेशा कम रही है। इस बात के लिए मैं आपको एक बात का उदाहरण देती हूँ। 1958 टू 1961 ये एक ऐसा कालखंड है जिस समय दुनिया में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, पूरे विश्व में इसका प्रभाव था। और भारत की बात करें और भारत के एक पड़ोसी देश चीन की बात करें, इन दोनों का उदाहरण मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि दोनों ही देशों की आर्थिक स्थिति 1958 टू 61 के दरमियान लगभग एक जैसी थी। जितना गरीब भारत था उतना ही गरीब चीन भी था। और अकाल की जो स्थिति थी दोनों देशों ने झेली, और दोनों देशों के पास दुनिया की बड़ी जनसंख्याएं थी। चीन के पास 1 नंबर की और भारत के पास 2 नंबर की बड़ी जनसंख्या थी। यानी कि आर्थिक स्थिति समान, अकाल की स्थिति समान और जनसंख्या की स्थिति भी समान। तो
तो हम यहाँ पर इन दोनों देशों की तुलना कर सकते हैं निश्चित रूप से। चीन में लगभग 3 करोड़ लोग भूखमरी के कारण मर गए। कितने? 3 करोड़। 58 की बात है, आज़ाद हुए बहुत बड़ा समय नहीं बीता था, लेकिन फिर भी भारत में अकाल की स्थितियाँ इतनी विकट नहीं हुई। भारत के लोगों को भूखमरी को नहीं झेलना पड़ा, या झेलना पड़ा तो वह चीन के मुकाबले बहुत कम मात्रा में। बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो थे उन्होंने ये रिपोर्ट दी बाद में कि भारत के अंदर सरकार का जो कार्य था, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार थी, तो भारत की सरकारी नीतियां इस प्रकार की थी कि लोगों के लिए आवश्यक खाद्यान्न की आपूर्ति सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी की, और जनता को इस महा अकाल के अंदर भी अकेला नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप भारत के अंदर अकाल की जो मार थी वह कम दिखाई दी, बजाय कि चीन के। चीन की सरकार साम्यवादी थी, सरकारों ने इस प्रकार के कोई कार्य नहीं किए, कोई ऐसी नीतियां नहीं जारी की जिससे कि चीनी जनता को अकाल से बचाया जा सके, और वहाँ पर अकाल का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं देश की जनता और देश के गरीब और अमीर हर वर्ग को प्राकृतिक आपदाओं, जैसे अकाल एक प्राकृतिक आपदा है, किसी ने बुलाया नहीं अकाल को, या किसी ने सोच समझकर अकाल प्लान नहीं किया है, ना ही हम उसे रोक सकते हैं। मॉनसून अपने हिसाब से आता है, अपने हिसाब से जाता है। आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, आप जानते हैं कि मौसम किस तरह से पृथ्वी की गतियों से प्रभावित होता है, किस प्रकार एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र का आपस में कनेक्शन होता है जलवायु का। तो इन आधारों पर हम अकाल को एक प्राकृतिक आपदा कहेंगे, और यह चूंकि प्राकृतिक चीज़ थी, इसको रोका नहीं जा सकता था, इसे हम केवल फेस कर सकते थे, इसका सामना कर सकते थे। अपनी जनता के साथ खड़े रहकर भारत ने इस स्थिति में अपनी जनता को सुरक्षाएं प्रदान की, जबकि चीन में इसके विपरीत स्थितियां देखने को मिली। अगली कक्षा में हम लोकतंत्र के पक्ष में तर्कों की चर्चा करेंगे। आज हमने विपक्ष को देखा है, हमने देखा कि लोकतंत्र में अस्थिरता रहती है, नैतिकता का अभाव रहता है, फैसले लेने में बहुत विलंब हो जाता है, और इसके अलावा जो चुनाव होते हैं वो अत्यधिक खर्चीले और भ्रष्ट होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने लोकतंत्र के बारे में देखी, लेकिन फिर भी अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं ना कहीं सकारात्मकता लिए हुए रहती है। आज हमारे दुनिया के विभिन्न देशों के अंदर जितनी भी शासन व्यवस्थाएं चल रही है, उन सारी शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र से बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं है। जो है उनमें सबसे अच्छी लोकतंत्र ही है। तो अगली कक्षा में हम लोकतंत्र के पक्ष में तर्कों पर विचार करेंगे। तब तक आप इन नोट्स को बनाएं, अपनी कक्षा की बहनों से कहें कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव क्लास में जुड़ें और वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखें।